हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 जो है आपका दिल्ली सल्तनत। चैप्टर 2 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है क्लास 7 की, तो आज चैप्टर 3 की हम बात करने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है और थोड़ा लेंथी भी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में तो आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी मिलेगी जो 12वीं सदी के थे। न्याय चक्र, मिनाज सिराज के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में, जहां आपको गैरिसन शहर और भीतरी शहर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। खिलजी वंश और तुगलक वंश का प्रशासन कैसा था वो पढ़ने को मिलेगा। 15वीं और 16वीं सदी में दिल्ली में क्या क्या परिवर्तन हुए ये पता चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें क्या क्या डिफरेंस था, उन्होंने क्या क्या प्रशासन प्रणाली चलाई। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बैठता है, तो ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो शासक आए थे। ठीक है, उनका क्रम क्या था, समय टाइम देखते हैं उनका। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वंश आया था, तोमर वंश। मैं आपको बता दूं, इसके नोट्स बनाने से पहले, मेरी वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको चैप्टर 3 जो है वो रीड कर लेना है बुक से। उसके बाद आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी नोट्स, क्योंकि ये कीवर्ड्स मैंने इसमें लिखे हैं। क्रम की बात करूं, सबसे पहले कौन सा आया था, तोमर वंश, जो कितना था 1130 से 45 तक। उसके बाद आया चौहान वंश, जिसको चौहान वंश कहते हैं, वो 1165 से 92। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको सन जबान पर रट लेने हैं। फिर आया आपका तुर्क वंश, वो 1206 से 1290 तक था। उसके बाद खिलजी वंश आया जो 1290 से 1320 तक था। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414। फिर आता है सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक था। लोधी वंश बाद में आया 1451 से 1526। तो आपको ये क्रम याद रख लेना है अच्छे से। आ जाता है, अगर मैं तुर्क जो वंश था उसमें बात करूं कौन कौन थे, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, इल्तुमिश आया था, रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन। ये सब जो है तुर्क वंश के शासक हुए हैं। खिलजी की बात करूं तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आया था। तुगलक वंश की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ही मेन थे। शासन सबसे ज्यादा किसने किया, ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शासन कौन से वंश ने किया। तो तुगलक वंश जो है उसने सबसे ज्यादा शासन किया था। कितना किया था, 96 ईयर। तुर्की वंश ने 86 ईयर्स, लोधी ने 75 ईयर्स और सैयद ने 36 ईयर्स, खिलजी ने 30। पूछा जाता है सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो तुगलक वंश ने, और सबसे कम खिलजी वंश ने। इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। अब आ जाता है दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी। दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी में हम क्या देखेंगे, जो अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला, शासक के दरबारी से, न्याय चक्र देखेंगे हम। ठीक है ना, न्याय चक्र कौन था, फक्के मुद्दबिर ने दिया। 13वीं सदी का जो इतिहासकार था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करें, ये डॉटर ऑफ किसकी थी, ये लिखा है डी ऑफ, मतलब कि डॉटर किसकी थी, इल्तुमिश की। रजिया जो थी वो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी। पर इसका विरोध किया था। विरोध किसने किया था, ये कहा था मिनाज सिराज ने इसका विरोध किया था। मिनाज सिराज ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि रजिया जो है योग्य है, कुशल है, बट क्या है वो सक्षम भी थी, लेकिन वो पुरुष नहीं थी, क्योंकि वे कहते थे कि जो पुरुषों के अधिकार होते हैं वो रजिया कैसे ले सकती है, मतलब वो तो स्त्री है, तो ठीक है वो शासन कैसे करती है, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। अब जो न्याय चक्र था वो 13वीं सदी का इतिहासकार था फक्के मुद्दबिर, उसने दिया था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था राजा जो है, ठीक है, राजा क्या करता है, उस सैनिकों को वेतन देता है, और वेतन कहाँ से आता है, राजस्व से। राजस्व रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होता है, भू राजस्व से। भू राजस्व कहाँ से आता है, अगर किसान, और किसान भू राजस्व को देगा जब वो खुश होगा। ठीक है, तो राजा की कोशिश करे कि वे न्याय और ईमानदारी से शासन करे, ताकि जो किसान जो खुश हो और उससे भूमि पर काम करे, भू राजस्व मिले, रेवेन्यू जो मिलेगा सैनिकों को वेतन मिलेगा उससे। ठीक है ना। फिर आ जाता है कश्मीर की एक टॉपिक है, एक मतलब छोटी सी थ्योरी लिखी थी। ठीक है, वो पढ़ लोगे जब एनसीईआरटी से समझ जाएगा ये वाला की पॉइंट कहाँ से आया है। कश्मीर की रानी विद्या थी। ठीक है, कश्मीर की रानी विद्या को दीदी कहकर वहां के लोग पुकारते थे, जो उनकी प्रजा थी। रजिया का टाइम करूं शासन का तो कितना था, 1236 से 1240 तक उनका शासन चला। शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है ना, तो छोटे से कीवर्ड्स निकाले, ये जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना आपको ये तब समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं। गैरिसन शहर की बात करें तो किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे उनको कहते थे गैरिसन शहर, मतलब रक्षक सैनिकों की एक टुकड़ी। भीतरी प्रदेश की बात करें तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर की वस्तुओं की सेवाओं की पूर्ति करे। कुव्वत अल इस्लाम 12वीं सदी में बनी। कुव्वत इस्लाम मस्जिद है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी 1192 में, दिल्ली में बनाई थी। 4 वर्ष का समय लगा था, और यह मस्जिद हिंदू इस्लामी कला का अनूठा संगम है, इसलिए फेमस है। छत और स्तंभ जो है भारतीय मंदिर कला जो शैली उसको दर्शाते हैं, जो इसकी बुर्ज और इस्लामिक शहर को दर्शाते हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें जो है कला का मिलती है दोनों। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनी थी, दिल्ली में उसकी राजधानी जहां पर की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई।
मस्जिद की बात की तो मस्जिद जो है एक अरबी शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मस्जिद का ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा मतलब अपना सर झुकाते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का कहाँ पड़ता है? भारत में मक्का जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है। मक्का की ओर अगर दिशा करके जो खड़े होते हैं उसे कहा जाता है किबला। ये याद रखना है, पूछा जाता है किबला किसे कहा जाता है। मोट की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री जो वजीर मियाँ भुइया द्वारा 1505 में बनाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा बनी थी 1520 के दशक में। ये मस्जिद आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है। एक आता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अफ्रीकी देश कौन सा? मोरक्को। मोरक्को की 14वीं सदी में जो है 14वीं सदी में भारत आया था। कहाँ से आया था? अफ्रीकी देश से। थोड़ा गलत बोल गई मैं। ये जो अफ्रीकी देश है मोरक्को, उसमें 14वीं सदी में भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था, वो 14वीं सदी में भारत आया था। 14वीं सदी का इतिहासकार की बात करो तो जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा जो थी कैसी थी? फारसी भाषा थी। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? तोमर राजपूत चौहानों ने। चंगेज खान के नेतृत्व में बात करो तो मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना क्या? आधुनिक उज्बेकिस्तान को ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता है, उस पर हमला किया। इससे क्या हुआ? इससे दिल्ली सल्तनत पर काफी प्रभाव पड़ा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, काफी जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने जो छोटे छोटे इस चैप्टर में पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है पीडी के मतलब एग्जाम के व्यू से, तो मैंने वही नोट किए हैं। फिर आ जाता है इसमें खिलजी और तुगलक वंश के अंदर प्रशासन। साम्राज्य के प्रशासक गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। गुलामों को फारसी में बंदका कहा जाता है, याद रखना है। गुलामों को फारसी में बंदका कहा जाता है। ये राज्य के लिए वफादार होते थे, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके लिए वफादार नहीं होते थे। इक्ता व्यवस्था चालू हुई थी। इक्ता मतलब क्या होता है? भूमि का इलाका। इक्ता मतलब भूमि का इलाका राजस्व वसूल होता है, जहां से सैनिक अभियान नेतृत्व चलाता है। नियम बनाए गए थे। इन्हें संभालने वाली अधिकारी इक्तदारी या मुक्ति कहलाती है। अब मुक्ति पर नियंत्रण किसका होता था? तो आनुवांशिक नहीं था ये, ठीक है, स्थानांतरण नहीं था। मुक्ति पर नियंत्रण जो कैसे करते थे, तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई कि आनुवांशिक नहीं होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा। मतलब इनका स्थान चेंज कर देगा। मतलब जैसे आज इन्होंने ये वाला क्षेत्र दे दिया तो अगली बार दूसरा क्षेत्र दे देंगे। राजस्व का रिकॉर्ड रखा जाता था। सीमित सैनिक संख्या थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा काफी नियंत्रण किया गया था। समय समय पर जांच की गई। अलाउद्दीन ने मुक्ति पर काफी नियंत्रण किया। टैक्स व्यवस्था थी। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खिराजा किसे कहा जाता था? खिराजा जो है कर लगाया जाता था। जो खिराजा एक प्रकार का कर है, ठीक है। और कृषि पर कर जो है वो जो किसान थे उनका उपज का 50% लगता था। मवेशी और घर पर भी जो है कर लगता था। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ये एक ही वर्सेस एमपीटी, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी और वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच क्या क्या डिफरेंस था, ये आप पढ़ोगे। पूरा एक पेज दे रखा है एनसीईआरटी में। आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना करी थी बचाव के लिए, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने युद्ध की और जमनाई थी, वो भी स्थायी सेना रखता था। सीरी नामक गैरिसन शहर जो स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा था? दहलिया कुआना में सैनिक छावनी बनाई। इन्होंने टैक्स 50% उपज दिया था। इन्होंने अतिरिक्त कर लगाए, आकार पड़ गया, अकादन एकत्रित किया गया। बात करते हैं नगद वेतन बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई। नगद वेतन टोकन सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रशासनिक कदम इसमें काफी सफल रहे, इसमें असफल रहे, ठीक है। 3 श्रेणियों की बात की, ईश्वर शांति, नायट और धर्मयुद्ध आ जाता है। और यहाँ पर बात करें 3 श्रेणियां विचार 11वीं शताब्दी फ्रांस में समाज को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। विभाजनों से योद्धाओं का नया समूह बना जिसे क्या कहते हैं? नाइट, मतलब धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित थे। सैनिक अभियान की श्रृंखला क्या कहलाई? क्रूसेड, धर्मयुद्ध। ईसाई धर्म समूह को संरक्षण देता है, ईश्वर शांति के प्रसार में उपयोग, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, इतना मोबाइल में स्पेस नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ। क्या करना है? वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है।